नमस्कार सभी लोगों को। मुझे क्वेश्चन है, मुझे कोई हेल्प कर सकते हैं क्या? जस्ट जैसे एक चीज होती है ना कि किसी भी जातक कोई जातक प्रश्न लेके आया, तो उसके विचार को समझना कि वो सही है या उसके मन में कुटिलता है। इस चीज को समझने के लिए कैसे देखते हैं, थोड़ा कोई मार्गदर्शन करेंगे क्या? विश्वजीत जी, रवि बोल रहा हूँ। जी जी रवि जी। मतलब ज्योतिष की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, बट कॉमन सेंस अगर आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति एकदम सीधा प्रश्न कर रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है, तो आप फिर भी एक बार कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति सीरियस है। अगर कोई घुमा घुमा के आपको इधर उधर का प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको एसेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसमें फिर आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। एकदम कॉमन सेंस जो स्ट्रीट स्मार्ट वाली जो चीज है वो अपने को यूज करनी है, ये मेरी समझ है ज्योतिष के। नहीं रवि जी, मैं प्रश्न कुंडली के आधार पे जानना चाह रहा था। विश्वजीत भैया। अ, जी ये जी। भैया एक्चुअली गुरुजी ने रूल तो लिखाए हुए हैं हमें कि अगर लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे गुरु, शुक्र, बुध, तो जो प्रश्न करता है वो सरल होगा। और लग्न पर जैसे ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो प्रश्नकर्ता कुटिल होगा। और भी उसके अलावा एक दो तीन रूल, तीन चार रूल उन्होंने लिखाए थे मेरे को फर्स्ट क्लास में। ही मैं कि थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, बट वो जम नहीं पा रहा था मेरे से, क्योंकि मैं हम तो लोग नंबर नंबर के बेसिस पे वो लग्न चेंज कर दे रहे हैं ना, तो वो हाँ। फिर इसीलिए। हम्म। हाँ, पर मैंने तो वैसे ही लगाया था भैया कि जैसे कि एक दो कुंडली देखी थी, तो वही शुभ ग्रहों का प्रभाव और अशुभ ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से ही लगा कि जातक कुटिल है क्या सरल है। उस हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस किया था, पर अभी राइट राइट। सटीक करना तो नहीं आ रहा। बाकी एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आया 1948, मतलब 7:48 पे। और मेरी सिस्टर ही है, वो योगा इंस्ट्रक्टर है यूएस में। तो वो बहुत सारे कोर्सेज करती रहती हैं कि अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे अभी बोला कि मैं मेरा तो कोई भी जो कोर्स मैं शुरू करती हूँ ना खत्म नहीं होता, मतलब एक कोर्स तो 95% हुआ, 5% पे रह गया, तो मेरा कोर्स कब खत्म होगा। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक डिजिट बता दो, तो उन्होंने 8 नंबर बताया और मैंने टाइम भी नोट कर लिया। तो मैं सोच रही थी कि अगर आज इस पे थोड़ा सा गुरुजी प्रकाश डाल दें या हम सब लोग मिलके कर लें, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, रूल लिखे हुए तो कुछ याद नहीं होते। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। मैं दरअसल में एस्ट्रोटॉक पे काम करता हूँ, तो अप्रोक्स 1 लाख मिनट से ज्यादा का हो गया, बट प्रश्न कुंडली इसीलिए सीखा क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे जो आउट ऑफ पराशरी सिद्धांत के बाहर चले जाते हैं। हाँ, आपको तो ये जी। तो उसमें मुझे जरूरत पड़ रहा था, तो मैं इतने दिन प्रैक्टिस में नहीं ला रहा था, मैं भी उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहा था। तो हम्म। मैंने जब देखा, लगाया ये वाली चीज कि शुभ ग्रह का प्रभाव है, लेकिन वहां पे फिर भी शुभ ग्रह के प्रभाव के बावजूद भी कुटिल लोग मिल गए मुझे। अच्छा। तो गुरु जी आ गए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरु नमस्कार। जी। क्या हाल चाल है प्रणाम रवि जी? नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम भाटिया जी। हो, आज मैं लाइव क्लास कर रहा था, तो शायद भाटिया जी का प्रश्न था या किसका प्रश्न था वो तो याद नहीं है। एक प्रश्न आया कि जातक मनहूस है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? क्या भाटिया जी आप ही ने पूछा था या और किसी ने नहीं पूछा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी उस पे आपने हिमाचल वाला बताया, पनौती के ऊपर था कि था? आपके लिए, हमारे लिए मनहूस है, दूसरे के लिए। वो बहुत बढ़िया हाँ क्वेश्चन था। हाँ, बड़ा अच्छा गुरुजी, क्वेश्चन था। मजेदार बात ये होती है कि आपका उस समय जो फेशियल एक्सप्रेशन आता है ना, हाँ। वो आपको ये लगता है या तो इसको पीट दूं अगर सामने हो या क्या जवाब इसको सोच, मतलब वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमको जो मजा आता है आपका चेहरा देखने में, वो हाँ उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन आपने बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत ध्यान से बोला और उसको हिमाचल पे जाके फेंका कि हिमाचल में ऐसे होता है कि 30 साल हाँ के अगर इंसान है, 37.5 लगी तो वो 37.5 पे शादी करेगा। हाँ, तो ये होता है। तो प्रश्न कुछ भी आ सकता है ज्योतिष में।
आप उसके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। आप उसको जिस पद्धति से सॉल्व करना चाहें आप उस पद्धति से सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार मेरा जवाब होता है, जैसे कि कल मैं पढ़ा रहा था तो 5वां स्थान पढ़ा रहा हूँ, 5वां भाव संतान के लिए, ठीक है। तो हमको प्रश्न आया कि अगर ऐसे कुछ प्रश्न था, मैं थोड़ा भूल भी रहा हूँ, लव मैरिज के लिए, ठीक है ना, कि अगर गांव से ये प्रश्न आ रहा है तो वहाँ 90% बोलो कि नहीं होगा, और अगर बाजार से मतलब मेट्रो से सब प्रश्न आ रहा है तो उसको 90% बोलो कि हाँ लव होगा, अब मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चलाना चाहिए। आज भी बच्चों का गांव में जो अपने माता पिता के प्रति डर है या रिस्पेक्ट है, जो भी कह लो आप, वो मेट्रोज में नहीं है, ठीक है ना। हमारी बच्ची है 26-27 साल की हो गई है, आज भी हमारे शरीर से लटकना है उसको, ठीक है ना। हम लोग अपने पिताजी के सामने से नहीं गुजरते थे, ठीक है ना, और वो सामने आकर के बैठ करके बात करती है, ठीक है। कितना अंतर हो गया। तो बहुत कुछ ऐसा है जो परिस्थितियां के ऊपर ही उसका जवाब है, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि ज्योतिष से ही जवाब देना उचित होता है। तो ये चीज हमेशा आप लोग अपने दिमाग में रखिए। हमको जहां तक आता है, हम तो यही स्वीकार करते हैं कि जहां तक आता है वहां तक आप लोगों को बताने का जो है कि प्रयत्न करेंगे, और जो नहीं आता है उसके लिए जतन करेंगे कि आगे कहीं से सीखें और फिर बताएं, ठीक है ना। तो चलिए, तो पिछले क्लास में कौन से श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था, ये कोई बता दें हमको, अगर नोट कराया था मैंने तो। 60 60 नंबर श्लोक तक, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं संक्षेप में छठा भाव, 5वां भाव, सबका सारांश जितना हमको पढ़ना चाहिए, जितना हमको पढ़ना चाहिए उतना तो हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन यदि आप लोगों को उससे ज्यादा पढ़ना है तो कुछ भावों को श्लोक से पढ़ा देते हैं, ताकि आप आगे यदि किसी भाव को विशेष रूप से पढ़ना चाहें तो आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। तो इसीलिए और कई विषय ऐसा है जिसका चर्चा करना बहुत जरूरी नहीं है, अब वर्तमान समय में उसकी चर्चा उतनी होती नहीं है। कई लोग होते हैं जैसे कि आजकल जो कहते हैं ना कि चरित्र की बात करते हैं। पहले जमाने में इतना लोग चरित्र की बात नहीं करते होंगे जितना आज के जमाने में लोग चरित्र की बात करते हैं, क्योंकि वो गिर ही गया है इतना, ठीक है ना। लेकिन चरित्र को एक ही विषय से जोड़ करके देखता है लोग, कि उसका कोई फिजिकल रिलेशन एक दूसरे के साथ है तो इसका मतलब चरित्र खराब हो गया। ये गलत है, हमारे तरफ से इसको चरित्र नहीं बोलते। मानव का चरित्र क्या है? झूठ बोलता है, सही बोलता है, इंसान अच्छा है, बुरा है। आप फिजिकल रिलेशन से यदि किसी के चरित्र को तौलना चाहते हैं, जो यही हो ही रहा है, वो गलत है। तो हमारे शास्त्रों ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की। आगे सप्तम स्थान पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, समझ गए ना। और सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना स्त्रियों से ही पूछा जाता है, कड़ा प्रश्न। अग्नि परीक्षा सीता को ही देना पड़ता। रामचंद्र जी ने कहीं दिया कोई परीक्षा? क्या नहीं दिया। और एक बार नहीं, 2 बार देना, ठीक है ना। तो हमारा कहना है कि ये सारे प्रश्न जो है वो स्त्रियों के ऊपर जाकर के टकराता है। तो हमको इसको कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं, आप लोग स्वयं अपने समझदारी से उत्तर दे सकते हैं। हम अपने उदाहरण में एक लोगों की चर्चा करना चाहते हैं कि एक वर्ग है, उच्च वर्ग जिसको कह सकते हैं। वहां अब
रिलेशनशिप को चरित्र के मायने नहीं, चरित्र के तौर पे नहीं देखा जाता है। ठीक है, मैंने एक लोगों को बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है ना, इस समय पे बच्ची के साथ थोड़ा ध्यान रखना है। बच्ची किसी के साथ दोस्ती कर सकती है, किसी के साथ लिविंग रिलेशन में जाने का प्रयास कर सकती है। तो हुआ भी ऐसा ही, उसने अपने तरीके से उसको प्रयास किया टालने का, लेकिन ऐसा टल नहीं पाया। उसने कहा कि गुरुजी ये बता दीजिए, वो कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, शादी अच्छी होगी और शादी चलेगी कि नहीं चलेगी ये बता दीजिए, बाकी वो अपने मित्र के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है या नहीं बनाती है ये सब कोई मायने नहीं रखता। ठीक है ना। और मैं, आप जिस दरमियान में कह रहे हो उस दरमियान में हमारी बेटी यूएस जाएगी पढ़ने के लिए। तो अब यूएस में कोई नहीं जा रहा है, उनको बड़ा आराम हुआ इस बात को समझा देने में। उसके जितने यार दोस्त हैं यहीं रह जाएंगे, ये यूएस चली जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। उसकी बेटी जब यूएस गई तो उसका फ्रेंड भी यूएस पहुंच गया, और वहां जाकर के दोनों ने रूम शेयर करके पढ़ाई शुरू की। उसके माँ को 6 महीने बाद पता चला। ठीक है, तो उसके बाद फिर बोली, वो तो एक लड़का था वो यहाँ उसी से प्यार करती थी, वो भी यूएस चला गया, साथ में ही रह रहा है, क्या होगा। हमने कहा आगे रिलेशन नहीं चलेगा। 1.5-2 बरस तक वो साथ में रहा, उसके बाद रिलेशन टूट गया, वो अपने जगह पे चला गया। लड़की जो है सो फिर वापस इंडिया आई, इसके कुछ पैसे बर्बाद हुए। ठीक है ना। अब बाहर भेजना हमारे आप सबके इस बहस की बात नहीं है, और भेज करके 2 साल पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया और रिजल्ट भी नहीं लिया, वापस आ गया, तो ये सारा पैसा बर्बाद करना हो गया ना। तो हमको मिला क्या? उसको इस बात से मतलब नहीं था कि रिलेशनशिप को हम चरित्र से संबंध रख करके देख सकते हैं। उनको कोई इस बात से जो है सो कोई दरकार नहीं था। हमको लगा कि ये बहुत सही है। ठीक है ना। हम लोग बहुत उसके पीछे दिमाग लगाते हैं। तो हम लोग एक ज्योतिष होने के नाते आप लोगों को ये हम एक सलाह देंगे कि जिस तरह से हम इस रिलेशनशिप को चरित्र के संदर्भ में नहीं लेकर के चलते हैं, आप लोग भी इसको चरित्र से संदर्भ लेकर के मत चलिएगा। अब जहां तक है कि कोई अच्छा आदमी है कोई बुरा आदमी है, वही मनहूस जैसी बात है। तो ऐसे विषयों के लिए लग्न, चंद्रमा और सूर्य तीन ही जिम्मेदार हैं। हम कैसे हैं इसके लिए लग्न, चंद्रमा और सूर्य ये तीन ही जिम्मेदार हैं, चौथा कोई जिम्मेदार है ही नहीं। ठीक है, चौथा कोई जिम्मेदार नहीं। इसीलिए इन तीनों को देखिए और समझिए। ठीक है ना। हमारे फादर इन लॉ थे, मैं आपको बताता हूं कि वो हेड क्लर्क थे। हेड क्लर्क आप लोग जानते होंगे, बड़ा बाबू बोलते हैं उसको। ठीक है। और बड़े अच्छे थे, रोज पूजा पाठ करते थे। ठीक है ना। बड़ा सा लाल चंदन का तिलक लगाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कार्यालय में घूस कमाने के मामले में सबसे नंबर 1 थे। ठीक है ना। कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्यों आपत्ति होगी? आप लोग जानते हैं कि सरकारी व्यवस्था में 99% लोग जो है सो चाहे जानते ही हैं कि उनको अगर अवसर प्राप्त है, वैसे पद पर हैं, वो घूस कमाएंगे ही कमाएंगे। और वो घूस इसलिए चूंकि हेड क्लर्क हैं, कोई बड़ा साहब जो है उनका अधिकारी जो है वो तो डायरेक्ट पैसा पकड़ेगा नहीं, तो किसके माध्यम से पकड़ेगा? तो क्लर्क, हेड क्लर्क के माध्यम से पकड़ेगा। और मोस्टली हेड क्लर्क के माध्यम से पकड़ेगा, तो उसमें कमीशनबाजी होता है। तो अब इसको आप क्या कहिएगा? धार्मिक कहिएगा, मनहूस कहिएगा, घूसखोर कहिएगा, क्या कहिए? ऐसा नहीं था कि वो पूजा पाठ नहीं करते, देवी की आराधना करते। और ऑफिस जाते थे तो दिन भर वही 3 तेरह में लगे रहते थे, कहाँ से पैसा आया, कौन से साहब को, या इतना रुपया भेजना उसको साहब को,
इतना रुपया हमारे पास बच जाएगा। ये जीवन हुआ, रिटायर हुए, अपना जो है अचानक जैसे पैसा आता था वैसे जाता था, घूस का पैसा टिकता नहीं। हमने देखा, अपने आंखों से देखा। कई बार मैंने अपने पत्नी को कमेंट के रूप में कहा भी, फिर देखो उसको बुरा लगता था तो नहीं, बोलना बंद कर दिया, ये सब अच्छी बात नहीं। तो आप ऐसे किसी भी तरह के चरित्र को देखना हो तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इस तीनों से ही देखें। और आज भी किसी ने लाइव में ये एक प्रश्न और किया कि शनि आध्यात्मिक प्लानेट है, ठीक है ना, लेकिन आजकल ना बहुत कुछ ना हमारे समझ, हम कहते हैं सब प्लानेट जो है सब ईश्वर है, सबको हम लोग देवता मानते हैं, शनि महाराज की जय, मंगल महाराज की जय, लेकिन टांग कौन तोड़ेगा? मंगल ही तोड़ेगा, ठीक है ना। पैरालाइज कौन करेगा? शनि ही करेगा। हम क्या कर सकते हैं उनका? कुछ नहीं कर सकते। अब शिव जी तमोगुनी है, होना नहीं चाहिए। आप देवता है, आपके पास तमोगुण क्यों है? विष्णु को सतोगुनी कहा गया है और ब्रह्मा को रजोगुनी कहा गया है, लेकिन कई प्रवचन करता या हम भी इस चीज को कहते हैं कि विष्णु को ही रजोगुनी मानना चाहिए और ब्रह्मा को सतोगुनी मानना चाहिए। लेकिन कई एक कारण है जिसमें कि अलग अलग है। हमारे ज्योतिष में जो लिखा गया है उसके अनुसार ब्रह्मा जो है सो वो सतोगुनी हो जाता है, रजोगुनी हो जाता है, और विष्णु को ही सतोगुनी बनाया गया। तो यहाँ चूंकि ना ये तीनों चीजों का अलग से विस्तार हमको समझाया गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कांग्रेस की तरह कि राम काल्पनिक, ठीक है ना, ये मैं नहीं कहना चाहता कि ब्रह्मा विष्णु महेश काल्पनिक, लेकिन हमारे लिए ये एक तीन विषय है जिससे हमको ये समझना है कि ये तीनों गुण व्याप्त होते, और हमारे पास यदि तीनों गुण व्याप्त है तो इसके लिए कारक ग्रह जो है यही पांच ग्रह है। सूर्य को छोड़ दीजिए, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, और यही गुरु शुक्र शनि, यही पांच ग्रह हैं। इसको भी समझने की जरूरत, ठीक है ना। उसी तरह से राशियों में भी विभाजित कर दिया गया है। तो हमको समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं क्या? ऐसा मान सकते हैं क्या? तो ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि हम शिव को तमोगुनी मान लेंगे तो बड़ा दिक्कत है। और हर जगह फिर इन तीनों के बारे में बोला गया कि त्रैगुण संपन्न है, जब कहीं ये बोला गया कि ये तमोगुनी है। लेकिन आगे कई जगहों पर ऐसा उदाहरण है कि ये शिव भी त्रैगुण संपन्न है, विष्णु भी त्रैगुण संपन्न है, ब्रह्मा भी त्रैगुण संपन्न, तीनों गुण संपन्न है। तो ये जितना ज्यादा अध्ययन कीजिएगा उतना ज्यादा आपके मन में भ्रम होगा, फिर कभी शांति होगी, ठीक है ना। अपना शास्त्र बहुत दूर तक हमको ले जाता है, तो वहां तक जाने की जरूरत है और प्रयास करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में पैरेलल, पैरेलल कहने का मतलब है समानांतर रूप से जिंदगी आर्थिक दृष्टिकोण से चल रहा है तो चलने देते हैं। समानांतर रूप से यदि हम अच्छे ज्ञानी होना चाहते हैं और धर्म को समझना चाहते हैं, धर्म का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भी धर्म है, आर्थिक रूप से जीवन चल रहा है, सामाजिक रूप से जीवन चल रहा है, उसके साथ साथ धार्मिक तरीके से भी जीवन को चलाना है, तो उसको पैरेलल चलने दीजिए। और आप जिस धर्म में, उस धर्म को पढ़ने का प्रयास कीजिए। सभी धर्म एक दिन आपको बहुत पानी की तरह साफ दिखने लगे। ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगा कि ये दिखाई नहीं दे। तो चलिए, तो आप लोग किसी भी पत्रिका को जब आप देखते हैं तो उसमें एकादश स्थान में शुक्र है, उसको गुरु की दृष्टि है, तो ऐसे पुरुष
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको चरित्रहीन मान लेते हैं। इसको 100% सही नहीं माना जाए, ठीक है ना। हो सकता है कि वो बहुत दानी हो सकता है कि उसका हृदय बड़ा द्रवित हो सकता है कि बड़ा परोपकारी हो। ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ पर स्त्रीगामी है तो सारे बुराई उसके अंदर थोप देने चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि जितने भी पाप हैं, आप लोगों का थोड़ा सा आज समय हम बर्बाद कर रहे हैं, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। पुण्य करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, और पाप अकस्मात हो जाता है, उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आपके तरफ सांप बहुत तेजी से बढ़ के आ रहा है, आप उसके ऊपर पत्थर मारोगे ही, डंडा मारोगे ही, और वो अकस्मात करते हो और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। आपने ये पाप किया कहाँ, हो गया। इसीलिए पाप कर्म जो है वो जानबूझ करके नहीं होता, बाद में जानबूझ करके होने लगता है, लेकिन जब शुरुआत होती है इसकी, वो जानबूझ करके नहीं होता, अचानक से हो जाता। अगर कोई हमको मारने के लिए उतारू हो गया और हम ये जान गए कि सामने वाला हमको मार ही डालेगा, अगर हम उसको जीवित छोड़ दिए तो हम क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। ये भी अकस्मात हो गया कि आप मारना नहीं चाहते थे उसको, लेकिन आपकी जीवन लीला समाप्त कर देगा, ऐसे परिस्थिति में आप उसको मारने के लिए तैयार हो। तो ऐसे कई तरीके का जो गलत कार्य है या पाप के कार्य हैं, वो बरबस हमारे द्वारा हो जाता है, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते, लेकिन धार्मिक हैं होने के लिए हमको प्रयास करते हैं, स्नान करते हैं, धुले कपड़े पहनते हैं, पूजा पे बैठते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, हनुमान जी का भजन करते हैं, माता जी का, शिव जी का भजन करते हैं, उठते हैं, अपने परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, समाज के प्रति अच्छा गुण धारण करना चाहते हैं, सज्जनों से संगति करना चाहते हैं। ये सबके लिए आपको प्रयास करना है, अपने आप नहीं हो जाएगा। और जो अपने आप हो जाता है वही पाप, ठीक है। तो अब इसको आप जितना अच्छा और जितना बुरा मान सकते हैं उसको लेकर के चलें, आगे बढ़ लेते हैं। और 60 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, 60 का 61वां श्लोक का आगे भी था। वक्रे तू तत्र खेटे भूयोदपि गतः समुपयाति। यदि ग्रह जो है वक्री हो जाता है तो जो रोग समाप्त हुआ है वो फिर से उत्पन्न हो सकता है, पुनः वह रोग आपको पकड़ सकता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा लिया। आगे पढ़ते हैं। भूमिस्थे लग्नस्थे द्युनस्थे शशि मुत्सिले भवेन मृत्यु। अब यहाँ ये सब चीज याद नहीं रहेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लग्नस्थे रंध्रपतो लग्न पश सिनो विनाशे वा लग्नाधिपे च सूर्ये चंद्र सप्तेश मुत्सिल विधाई सप्तेशे षष्ठस्ते तन मरणम रोगिणो वाच्यम रंध्रेसेन विनिष्टेनाश मितेनापि केंद्रस्थे। उसके बाद कहता है लग्नेशम च मुत्सिले मृत्यु स्याद रोग परीक्षायाम अथवा तयोश्च केंद्रे मुत्सिलतः क्रूर पीड़ते मरणम। जहां वे मुत्सिल है वहां वो इत्थसाल की बात हो रही है, ऐसा मान करके चलना चाहिए।
तो जो कहना चाह रहा है वो कहना ये चाह रहा है कि लग्नेश चतुर्थ में स्थित होकर चंद्रमा के साथ इत्तिसाल करता हो तो मृत्यु होती। हमने इसीलिए कहा कि ऐसे बातों को याद रखने की जरूरत है। अब लग्नेश चतुर्थ में स्थित होकर चंद्रमा के साथ इत्तिसाल करता है तो मृत्यु होता है। इसमें कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आना कि लग्नेश चतुर्थ में है तो बुरा कहाँ है, चंद्रमा के साथ इत्तिसाल है तो बुरा कहाँ है। लेकिन यदि लग्नेश चतुर्थ में स्थित होकर चंद्रमा के साथ इत्तिसाल करता हो तो मृत्यु जैसे प्रश्न में जातक का मृत्यु बताना चाहिए। यदि लग्न में अष्टम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी एवं चंद्रमा अष्टम स्थान में हो तो भी मृत्यु होती है। ये याद रखना संभव है और इसको हम विचार करके बोल सकते हैं कि लग्न में कौन चला गया, अष्टमेश चला गया। लग्न का स्वामी एवं चंद्रमा ये दोनों कहाँ चला गया, अष्टम स्थान में चला गया। तो इसका मतलब है कि अष्टम से लग्न का परिवर्तन हो गया और साथ में चंद्रमा भी अष्टम में चला गया। तो ऐसे व्यक्ति जीवित कैसे रहेंगे। तो ये वाला बात तो हमारे समझ में आ गया। लेकिन लग्नेश चतुर्थ स्थान में हो, सुख स्थान में हो और चंद्रमा के साथ इत्तिसाल कर ले तो जातक की मृत्यु होती है। इसको तो याद रखने की ही जरूरत है। आगे पढ़ते हैं कि ये लग्नेश सूर्य और चंद्रमा सप्तमेश के साथ इत्तिसाल करे। लग्नेश सूर्य हो और चंद्रमा सप्तमेश के साथ इत्तिसाल करे और सप्तमेश छठे स्थान में हो तो रोगी का मरण हो जाता। इसका मतलब है कि लग्नेश सूर्य है और चंद्रमा सप्तम के स्वामी के साथ इत्तिसाल कर रहा है और वो जो सप्तम का स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, छठे में बैठा हुआ। इसका मतलब है कि चंद्रमा जरूर चतुर्थ में होगा, लग्न में होगा तो इत्तिसाल, क्षमा चाहेंगे, दूसरे में होगा तो इत्तिसाल कर लेगा सप्तमेश के साथ, क्योंकि चंद्रमा सबसे स्लो मूविंग है, उससे फास्ट मूविंग है। जो भी स्लो मूविंग होगा वो आगे होगा। तो ऐसे स्थिति में कह रहा है कि रोगी का मरण हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें बहुत कुछ नहीं है। सप्तमेश चूंकि द्युम्न नाथे कहते हैं तो सप्तमेश के साथ इत्तिसाल करे तो यहाँ मारक स्थान के स्वामी के साथ चंद्रमा इत्तिसाल कर रहा है। तो ऐसे में अगर सप्तमेश छठे स्थान में हो तो छठे स्थान का ज्यादा वृद्धि हो जाएगा, जिसकी वजह से हम मरण कह सकते हैं। लेकिन इसको भी 2 बार 4 बार पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। यहाँ चूंकि हमने एक ही चीज बोला कि सप्तमेश जो है मार्केश हो गया, इसकी वजह से चंद्रमा का इत्तिसाल जातक के ऊपर मारक प्रभाव देगा। ऐसे में लग्नेश सूर्य भी हो जाए तो, अर्थात जीवन दाता सूर्य हो जाए, अन्य लग्नों में तो होगा ही होगा, सूर्य भी लग्नेश हो जाए तो भी मृत्यु संभव है। इस बात को जोर देने का प्रयास यहाँ किया गया है। आगे कहता है यदि अष्टमेश नष्ट बलि हो, नष्ट बलि का मतलब कमजोर होना ही कह लेते हैं। अष्टमेश है, 12वें में है, छठे में है, इसको भी नष्ट बलि कह सकते हैं। और नष्ट बलि का मतलब आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अस्त हो, अन्य अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो इसको भी नष्ट बलि कह सकते हैं। अब कहता है कि यदि अष्टमेश नष्ट बलि होकर केंद्र स्थान में हो, अर्थात पीड़ित होकर केंद्र स्थान में हो और लग्नेश के साथ योग कर रहा हो, योग कर रहा है कि एक तो पहले अष्टमेश है, दूसरा उसके ऊपर अलग से अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तभी तो वो नष्ट बलि हुआ ना। पहला अष्टमेश है, उसके बाद वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होने के कारण नष्ट बलि हुआ और अब वो लग्नेश के साथ इत्तिसाल योग कर रहा है
तो रोग संबंधी प्रश्न में रोगी की मृत्यु होती है, ये भी हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी साधारण तरीके से हम इसका जवाब दे सकते हैं। फिर से समझ लीजिएगा आप कि अष्टमेश नष्ट बलि होकर केंद्र में हो तो अच्छा, तो कहा जाता है केंद्र में यदि अष्टमेश हो तो उसके आयु की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ अब जो ये शब्द जोड़ दिया गया नष्ट बलि, ठीक है ना, तो इसकी वजह से वहां नुकसान बताया जाएगा कि केंद्र में है तो अब नुकसान हो गया, और लग्नेश के साथ यदि इत्तेसाल कर लिया तो रोग संबंधी प्रश्न में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से मिलता जुलता है, यदि लग्नेश तथा अष्टमेश केंद्र में बैठकर इत्तेसाल करते हों और दोनों पाप ग्रह से पीड़ित हों तो मृत्यु होती है। पढ़ाना चाहिए था इसको 8वें भाव में जाकर, पढ़ा कहाँ दिया इसने, 6ठे भाव में, ठीक है, क्योंकि रोग से मृत्यु संभव है और मृत्यु के लिए अष्टम स्थान, क्योंकि मृत्यु स्थान अष्टम स्थान को कहा गया है, इसीलिए मृत्यु के लिए अष्टम स्थान को लिए बगैर हम मृत्यु बता नहीं सकते। तो रोगी ठीक हो जाएगा इसके लिए तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, रोगी की मृत्यु हो जाएगी तो इसीलिए 8वें का कॉम्बिनेशन आना जरूरी है। इसमें हमने कहा कि 1-2 विषयों के लिए आपको ये समझने की जरूरत है, 2-4 बार पढ़ने की जरूरत है, बाकी विषयों के लिए 2-4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको यदि आप समझ गए कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों केंद्र में संबंध बना रहा हो, एक साथ बैठा हो, एक दूसरे के साथ इत्तेसाल कर रहा हो और दोनों के ऊपर पाप प्रभाव हो जाए तो ऐसे में समाप्त, रोगी नहीं बचे। अष्टमेश कष्ट में पापी ग्रह से पीड़ित होकर नष्ट बलि होकर केंद्र में बैठा और लग्नेश के साथ इत्तेसाल कर ले तो ऐसे स्थिति में भी रोगी का मरण संभव है, ये भी कहा जा सकता। अष्टमेश लग्न में हो, आप लोग बात को समझिएगा, अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश और चंद्रमा दोनों अष्टम में चला जाए तो आपके मन में स्वयं ही ये बात पैदा हो जाएगा कि बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। इसका प्रयोग अन्य जगहों पर अलग तरीके से भी होगा, वहां भी इसका प्रयोग करेंगे, आप कर सकते हैं। कहा, कोई घर से निकल गया है, भाग गया है, तो वो मर गया है, बंधन में पड़ा है, क्या है, वैसे प्रश्नों के भी जवाब में यदि लग्न में अष्टमेश हो और अष्टम स्थान का स्वामी लग्न में अष्टमेश और लग्नेश और चंद्रमा अष्टम में आ गया हो, वो अब बंधन में नहीं पड़ेगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहां भी हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, वहां भी यदि अष्टमेश और लग्नेश के बीच संबंध हो और दोनों पाप प्रभाव में हो तो मृत्यु हो चुका है, ये घर से भाग जाने के क्रम में भी हम ये बता सकते हैं कि बालक की मृत्यु हो चुकी है, या जो भी लोग घर से निकल गए नहीं प्राप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो जीवित नहीं है, ऐसा हम वहां भी बोलेंगे तो आगे चल करके इसकी बात आगे भी की जाएगी, ठीक है। बाकी जो बताया गया कि लग्नेश चतुर्थ में हो और चंद्रमा के साथ इत्तेसाल करे तो मृत्यु होती है, ये भी जो है आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास कोई तर्क अलग से देने की जरूरत नहीं है। और लग्नेश सूर्य हो और चंद्रमा सप्तमेश के साथ इत्तेसाल करे और सप्तमेश 6ठे स्थान में हो तो रोगी का मरण हो जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, जैसा भी आप समझें। और यहाँ कहा जा रहा है कि चंद्रमा सप्तमेश, या समझ जाएंगे सप्तमेश 6ठे में हो, इतने से काम नहीं चलता, हम नहीं बता पाएंगे कि रोगी की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन अन्य जो भी केसेस आया उसको रटने की जरूरत नहीं होगी,
उसमें आप बता पाएंगे कि रोगी की मृत्यु हो गई, हो ही जाएगी, वो नहीं बचेगा। तो ठीक है। तो मृत्यु से संबंधित प्रश्न में यदि ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं, अब कहेंगे कि लग्नेश सर एकादश में है। एकादश में बैठ करके भी यदि अष्टमेश के साथ संबंध बना रहा है, इतिसाल बना रहा है, और एकादश में भी पापी ग्रहों से प्रभावित है, तो भी उसकी मृत्यु संभव है। समझ रहे हैं ना? तो हमको विषयों को समझने की जरूरत है, और जहां तक समझ करके याद हो जाएगा वो ठीक है। एक दो बार तो पढ़ने की आवश्यकता सबको है, लेकिन ये अगर दिमाग में बैठ गया कि अष्टमेश के साथ जो संबंध है ना, वो अच्छा नहीं है। किसका? लग्नेश का। वो यदि बुरे प्रभाव में है तो वो मृत्यु दे सकता है। बस दो ही लाइन याद रखना, अष्टमेश का लग्नेश के साथ संबंध अच्छा नहीं है। यदि वो बुरे प्रभाव में है तो रोगी की मृत्यु हो सकता है। ये यदि दो लाइन याद है तो हम मृत्यु के प्रश्न को बहुत हद तक हल कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि लग्नेश चतुर्थ में हो और चंद्रमा से इत्तेसाल करे। ये बहुत मुश्किल से पत्रिकाओं में मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा उस दिन तक तो आप इस कॉम्बिनेशन को भूल गए होंगे। इसीलिए जो लॉजिकली फिट है उसको हम लोग याद रखने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है। कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न है? गुरु जी नमस्कार। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन, इस साल और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया था एक बार ना। जब आपने कहा कि लग्नेश चतुर्थ में हो, चंद्रमा से इस साल करे, तो लग्नेश तो बट नेचुरली कि जो है स्लो मूविंग होगा चंद्रमा से, तो वो तो इस साल कर ही नहीं सकता, वो तो इसराफ योग होएगा गुरु जी, वो तो ऐसे ही नाश वाला नानक, होता है। लग्नेश जो होगा वो, लग्नेश शनि है तो कैसे स्लो मूविंग हो जाएगा? स्लो मूविंग तो रहेगा, वो आगे तो फिर रहेगा, चंद्रमा पीछे रहेगा। तो चंद्रमा करेगा ना फिर, लगने वो थोड़ा ना करेगा हाँ, तो चंद्रमा ही उसके साथ इत्तिसाल कर रहा है भाई। लग्नेश चतुर्थ में और चंद्रमा के साथ इत्तिसाल हो तो चंद्रमा के साथ इत्तिसाल का मतलब चंद्रमा उसके साथ इत्तिसाल कर रहा है। क्लियर हुआ आपका? जी गुरु जी। अनेजा बोलो। तो गुरुजी जो भी आपने ये हमें मतलब 5 रूल बताए हैं, अगर पहले को हम नहीं भी मानते, वो इत्तेसाल वाला नहीं भी कॉम्बिनेशन बैठता, तो बाकी सारे तो तर्कपूर्ण है और हम याद कर सकते हैं। तो हम अगर व्याधि का, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर कोई घर से चला गया जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे गुमशुदा है, तो हम व्याधि वालों पे, रोग वालों पे, और जो चला गया है सब पे ये चारों रूल्स लगा के चेक कर सकते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल यही कहना चाह रहे ठीक है गुरुजी। कि आप अपने विवेक को जागृत रखिएगा जी। तो अच्छे बुरे कई प्रश्नों का उत्तर जो है दे सकेंगे। ठीक है ना? ठीक है एक गुरुजी। सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटता नहीं। यहाँ भी मृत्यु का प्रश्न होगा और व्याधि में भी मृत्यु का भी प्रश्न होगा। जी। अगर कोई घर से गुस्से में चला गया है तो वो भी पहला प्रयास होगा कि जान ही दे दें। जी। ज्यादातर लोगों का ये प्रयास होता है, बहुत कम लोगों का प्रयास होता है कि मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत बड़ा आदमी बन के घर को दिखाएंगे, घर वालों को दिखाएंगे। ये बहुत कम लोगों का प्रयास। पर गुरुजी इसमें भी हम परसेंटेज में आंसर दे सकते हैं क्या? जैसे एक नहीं, मेरी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रश्न में हम परसेंटेज में आंसर देने के लिए सिखाते ही बहुत कम है। एक्चुअली क्यों? गुरुजी। क्योंकि बात समझो, जी। क्योंकि फिर हम आंसर कहाँ कर रहे हैं, फिर तो हम उसको गोल बना करके रख रहे हैं। नहीं तो गुरुजी, एक इसीलिए परसेंटेज में आंसर देना उचित नहीं है। हाँ बोलो ना। गुरुजी, एक साल पहले की बात है, 5 अगस्त की बात है। मेरी बुआ की कोई सर्जरी हुई थी, और सर्जरी के बाद उनको होश नहीं आया। तो तब हमें तो प्रश्न कुंडली आती नहीं थी, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि भाई ये जिएंगी या नहीं, क्या होगा। तो शायद उन्होंने प्रश्न कुंडली से ही बताया था कि मतलब उनकी फैमिली ने, तो उन्होंने कहा था कि 90% चांस है कि वो नहीं बचेंगी, और फिर वो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो नहीं नहीं, इसीलिए मैंने हम पूछा कि हम परसेंटेज। 90% की बात नहीं है। हम या तो 100% कहेंगे, बात समझना। जी। 10% में हम क्या कह सकते हैं? हम देवता नहीं है। 90% कहने का मतलब है 100% हो गया। आपको एक दिलासा दे रहे हैं कि बच सकते हैं, 10% चांस है।
तो जी ये मानने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करो और ये पहले सीखने का प्रयास करो कि हम यस और नो में जवाब देना सीख लें। जी गुरु गोल जी। गोल जवाब देना तो ज्योतिष में सबसे सरल है, ठीक है ना। जी तो हम जवाब गोल दें, ये पब्लिक के लिए ठीक है, लेकिन क्लास में प्रयास करें कि सीधा सीखें, ठीक है जी। ना। जी आपने चलिए। गुरुजी एक पहले ये भी बताया था ना कि जैसे अभी किसी से हमें 1 लाख रुपए लेना है और उसने हमें 25,000 दिए, तो यस तो हुआ लेकिन हमें 25% बेनिफिट हुआ, तो हम उस केस में वो हम। प्रश्न अलग है, वो प्रश्न अलग है, और यहाँ जीवन मृत्यु का प्रश्न अलग है। जी आप किसी भी चीज को कहीं भी जा करके नहीं लपेट सकते ना, जी जी। ठीक है ना। जी गुरुजी, तो थैंक यू गुरुजी। धन के क्षेत्र में ये संभव है, लेकिन जी जीवन मरण के क्षेत्र में ये संभव नहीं है, या तो जिएगा या तो मरेगा, ठीक है ना। जी गुरुजी। और गुरुजी तो अगर कोमा की व्यवस्था, कोमा की हो जाए तो फिर हम अब उसको क्या बोल। वो मरेगा, आज मर जाए 6 महीने बाद मर जाए, मरेगा, उसका कोमा में चला गया तो उसकी भी गति मृत्यु की ओर हो गई, ठीक है ना। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। चाहे वो 2 साल में तक भी कई लोग कोमा में जाते हैं तो जी लेते हैं, लेकिन अंततोगत्वा कोमा से रिटर्न आने में, अगर वो 2-4 महीना रह गया फिर वापस आने में आना बहुत मुश्किल है, उनको कोमा में ही जान देना है। वैसे ही एक आध लोग कभी वापस हो गए, भगवान की कृपा से तो हो गए, बाकी नहीं होते, ठीक है ना। जी उसको गुरुजी। ब्रेन डेड बोलते हैं। जी नीलम कुमार जी बताएं। हाँ, नमस्ते गुरुजी। हम्म, गुरुजी, ओवरऑल जो मेरे को जो समझ में आया कि जैसे अगर हम कोई भी ऐसा मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, तो अगर 8th भाव का जैसे स्वामी या उसका लग्नेश या कार्येश के साथ संबंध बना रहा है, तो हमें मृत्यु का संभावना दिख जाती है, राइट? ओवरऑल जी इसका ओरिजिन ऐसे देखें। ओके, थैंक यू गुरुजी। जी। अब आगे बढ़ लेते हैं और अगले श्लोकों की बात कर लेते हैं। हमने कहा ही है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसको रटने की जरूरत है, लेकिन हमारा आदत ज्यादा रटने के प्रवृत्ति में है नहीं, तो इसकी वजह से भी कुछ विशेष विषयों को भी हमने छोड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सूर्य द्वादश भागम प्रविष्टे लग्नेश्वरे प्येवम लग्ने चरे चरोगी क्षणे स्याद रुक सरुक चापी द्विशरीरे पर रोग स्त्री स्थिरे गदस्यव रोगत्वम शशीनो वक्र मुतशिले स्थिर रोगो मंद मुतशिले पूर्वम मूत्र निरोधाद रोगात पत्तिर्गेया कृत प्रश्ने अथ परीक्षाया पूर्वम सप्ताहानि च बिलोक चत्वारि यदि तेषु शशि कवि शुभयुत दृष्टो तदा सस्तम मंदो यमथ नवेति प्रश्ने लग्नेश्वरो अथ चंद्रो वा षष्ठेश मुतशिली स्यादस्त मितो वा तदा मंद। यहाँ भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको याद ही रखना है, जैसे कि लग्नेश सूर्य के द्वादशांश में हो तो मृत्यु हो। अब सूर्य का द्वादशांश आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये कैसे समझेंगे, मैं उदाहरण दे देता हूं, आप लोगों को जटिल नहीं लगे। ये लग्नेश कौन है? सूर्य है। अब इसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। लग्नेश कौन है? मंगल है। अब ये सप्तांश कुंडली है, इसके जगह हटा करके द्वादशांश लगा देते हैं, ठीक है। अब सूर्य के द्वादशांश में हो, मंगल किसके द्वादशांश में है? बुध के द्वादशांश में, ठीक है। ये देखिए, मंगल मिथुन राशि में तो बुध के द्वादशांश में। यदि ये लग्नेश मंगल सूर्य के द्वादशांश में होता, सिंह राशि में होता, तो रोगी की मृत्यु बता देते प्रश्न लग्न के समय।
तो ये प्रश्न लग्न हो गया। आप कहेंगे कि फिर द्वादशांश कैसे देखेंगे? तो द्वादशांश में हमको लगन बदलने की जरूरत नहीं है, ग्रह देखने के लिए बोला जा रहा है, तो ग्रह डिग्री के अनुसार वहीं पहुंचेगा, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ यदि मंगल सिंह राशि में होता द्वादशांश में, तो बताया जा रहा है कि जो रोगी होता उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बचता नहीं है। अब द्वादशांश है, ये D30 भी नहीं, अरिष्ट भी नहीं है, बात को समझने की जरूरत। उसके बाद भी बताया जा रहा है। तो कुछ बातें हैं ऐसी जो ऋषियों ने क्यों टांग दिया है यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा निर्देशित नहीं कर सकते। अगर ये कहते कि नवांश पत्रिका में अष्टम में गया है, या अष्टमेश के द्वादशांश में गया या नवांश में गया, तो भी हम लोग समझ सकते थे। लेकिन कह रहा है कि लग्नेश सूर्य के द्वादशांश में चला गया तो जातक की मृत्यु हो जाएगी, ये समझने से परे है। इसके लिए कोई रूल लगा नहीं। सूर्य जीवन देने वाला है, अगर वहां द्वादशांश में चला गया तो फिर क्या दिक्कत होगी? और द्वादशांश कोई अरिष्ट D30 टाइप की तो कुंडली है नहीं, इसीलिए इसको याद रखने की जरूरत। क्लियर हो गया कि लग्नेश सूर्य के द्वादशांश में गया हो तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो एक तो हम लोग सूर्य का द्वादशांश देखने जाएंगे ही नहीं, समझ रहे हैं ना? हम तो लग्न पत्रिका पे ही कंसल्ट प्रश्न पत्रिका पे ही अपना पूरा ताकत लगा देंगे। तो अच्छी बात है कि हम जाएंगे ही नहीं उधर, ठीक है। और याद आ गया अचानक से कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या जवाब दें? देखने लगने इस द्वादशांश में है क्या, सूर्य के द्वादशांश में है क्या, तो देख लिया, तो अगर मिल गया तो बोल देंगे नहीं बचेगा, छुट्टी। बच गया तो तुम्हारा भाग्य, ठीक है ना? हमने तो रूल पढ़ा था, उसके हिसाब से बताया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जिसको कि हमको समझने की जरूरत नहीं, करने की और याद रखने की जरूरत। आगे बोलता है कि यदि लग्नेश अष्टम भाव के तथा अष्टम भावेश लग्न में हो अथवा परस्पर दृष्टि हो तो भी मृत्यु हो। तो भाई ये पहले हमने पढ़ लिया, लग्नेश और अष्टमेश 4 प्रकार के संबंध बनाते तो भी मृत्यु हो, मान लिया। हम उसको मृत्यु के ही संदर्भ में ले लेंगे, आपस में दृष्टि हो, युति हो, एक्सचेंज किया हो, कुछ भी हो, ऐसे परिस्थिति में लग्नेश को या अष्टमेश को एक ग्रह भी यदि पीड़ित कर दे, हम इस बात को मान लेंगे कि जातक रोगी की मृत्यु हो जाएगी, इसमें हमको कोई संदेह नहीं। कहता यदि चर लग्न हो तो रोगी क्षण क्षण सुखी और दुखी होता रहता है। अर्थात रोगी सुखी और दुखी क्या होगा? मैं बताता हूं। अभी आप गए हॉस्पिटल और आपको ट्रीटमेंट चालू हो गया। जैसे ही ट्रीटमेंट चालू हो गया, आप थोड़ी देर में अच्छा फील कर ली, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर आपकी हालत बिगड़ गई, तो वो दुखी होना हो गया। समझ गए? तो कहता है कि चर लग्न हो तो रोगी क्षण क्षण, किसी क्षण सुखी होगा और किसी क्षण दुखी होगा। अर्थात उसके स्थिति में हमेशा परिवर्तन होते रहे, वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि चर लग्न है। तो ये हमारे लिए समझना आसान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि द्विस्वभाव लग्न हो तो एक रोग से दूसरा रोग भी उत्पन्न हो सकता है। हम गए थे हार्ट का इलाज कराने के लिए और हमारा ऑपरेशन निश्चित हो गया था,
ब्लड टेस्ट कराया तो थायराइड भी निकल गया। अब पहले उसको कंट्रोल करेगा तब ऑपरेशन करेगा। प्रश्न के समय यदि द्विस्वभाव लग्न हो तो रोगी को जो रोग है वो तो है ही, उसके अलावा भी रोग निकल आएगा। ठीक है ना? कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसको डायबिटीज भी है और हार्ट अटैक आ गया, तो जब जैसे ही टेस्ट कराने के लिए जा रहा है तो देखता है कि उसको डायबिटीज भी है, तो पहले डायबिटीज कंट्रोल कर ले वो, फिर आगे बढ़ेगा। तो हमारे और आपके प्रश्न में यदि द्विस्वभाव हो जाए तो ये कहना चाहिए कि एक रोग नहीं, आपको एक के साथ दूसरा रोग भी होने की संभावना है, इसीलिए चिकित्सक ध्यान दें और माता पिता भी ध्यान रखें। तो चर है तो उसमें रोग एक ही है, एक क्षण अच्छा रहेगा, एक क्षण बुरा होगा। जो स्वभाव है तो रोग दो हो सकते हैं, एक का इलाज कराने गए दूसरा रोग भी निकल गया। और यदि स्थिर है तो आदि से अंत तक एक ही रोग बना रह सकता है, आदि से अंत तक एक ही रोग बना रह सकता है, दूसरा रोग होने का सवाल नहीं है। और रोग में परिवर्तन सुखी दुखी होने का सवाल नहीं है, वो एक ही रोग बना हुआ है और वो बना रहेगा। आगे देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु होगी या जीवित रहेगा, इसके लिए बाद में सोचेंगे। लेकिन चर स्थिर और द्विस्वभाव से हम लोगों ने इस विषय को समझ लिया। अब कहता है चंद्रमा किसी वक्री ग्रह से इत्तिसाल योग करे तो रोग स्थिर रहता है, अर्थात रोग न तो घटता है न ही बढ़ता है। चंद्रमा किसी वक्री ग्रह से इत्तिसाल योग करे, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि रोगी के प्रश्न में चंद्रमा का वक्री ग्रह के साथ एक तो इत्तिसाल होता ही नहीं है। अगर इत्तिसाल हो रहा है तो रोग ठीक नहीं हो रहा है, स्थिर हो गया। यदि शनिश्चर के साथ इत्तिसाल योग हो, शनि के साथ इत्तिसाल योग कर ले कौन? चंद्रमा, तो मूत्र के रुकने से रोग की उत्पत्ति समझना चाहिए, अर्थात किडनी आदि का परेशानी हो सकता है। कहा जाता है कि यदि प्रश्न से के पहले 4 या 7 दिनों में सूर्य तथा चंद्रमा शुभ ग्रह से युत और दृष्ट हो तो शुभ फल समझना चाहिए। ये अच्छा चीज है, इसको हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। हम हमेशा आप लोगों को बताते ही रहते हैं, उसी संदर्भ में इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जिस समय प्रश्न किया जा रहा है उस दिन तथा आने वाले 2-3 दिन तक सूर्य चंद्रमा किसी पापी ग्रह के प्रभाव में नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि इलाज तत्काल फिट हो गया और आप जल्दी रिकवरी करके घर आ जाएं, क्योंकि आपका जीवन दाता और पोषण दाता दोनों पाप प्रभाव से मुक्त है। तो पहले 2-4 दिन में यदि दिन तक, यदि दिन में नहीं दिन तक, यदि सूर्य और चंद्रमा पाप प्रभाव में से मुक्त हो तो रोगी ठीक हो जाता है, यही हम लोगों को कहना है। अगर कोई मनुष्य ये प्रश्न कर देता है, इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है वर्तमान समय में, यह मनुष्य रोगी है या नहीं, आशंका जाहिर करता है, तो कहता है कि इस प्रश्न में प्रश्न लग्नेश अथवा चंद्रमा, तो लग्नेश या चंद्रमा षष्ठेश के साथ इत्तिसाल कर रहा हो अथवा सूर्य से अस्त हो तो वो रोगी होगा, ऐसा कहना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर रहा हो
वो रोगी नहीं होगा ऐसा कहना चाहिए। इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल बातें हैं, समझ में आ जाएगी। लग्नेश या चंद्रमा किसके साथ, षष्ठेश के साथ इस साल करे तो रोगी होगा। छठा से रोग है, लगन और चंद्रमा ये दोनों लग्न ही है, हमारा तन ही है। तो छठे के साथ इत्तिसाल करेगा तो रोग होगा, और इत्तिसाल नहीं करेगा तो नहीं होगा रोग। अन्य कारणों को जो आगे पीछे पड़ा उससे समझने की जरूरत है। और छठे के साथ इत्तिसाल ही ना करे, अस्त भी हो जाए यदि सूर्य से, कौन, चंद्रमा भी अस्त होता है और लग्नेश भी अस्त हो सकता है, बकरी चंद्रमा नहीं होता, अस्त की बात कर रहा है। यदि लग्नेश और चंद्रमा दोनों में से कोई अस्त है तो कहा जा सकता है जातक रोगी है, जाओ भाई डॉक्टर से मिलो, दिखाओ, कोई ना कोई परेशानी है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया रोग का प्रश्न छठे स्थान से। अब छठे स्थान से आ जाता है मालिक और नौकर का प्रश्न। छठा स्थान किसका है? दासता का है, कि हम दासता स्वीकारते हैं, ठीक है ना। तो जब हम दासता स्वीकारते हैं तो मालिक के साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, इस विषय को भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी विषयों को गंभीरता से लेंगे और एक बार वीडियो को सुनने के बाद दूसरे बार में उसको लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने के समय में पुस्तक का मदद लेंगे और हम जो अपने भाषण में, संभाषण में आपको बताते हैं उसका भी सहारा लेते हुए अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप लोग भी कमजोर नहीं हो, आप लोग भी अपनी व्याख्या दे सकते हो, समझ सकते हो। तो ये करने के बाद उसको तैयार करेंगे और फिर उसको हम पढ़ेंगे। मैं एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात बताता हूँ। आप लोगों को लगेगा कि सर क्या क्या चीज बता देते हैं, हम लोगों को क्या जरूरत है। मेरा एक फुफेरा भाई, वो क्लास में टॉप करता और बचपन से करता। उसकी आदत क्या थी कि आज 10 मिनट पढ़ेगा, कल 12 मिनट पढ़ेगा, परसों 15 मिनट पढ़ेगा, तरसों 17-18 मिनट पढ़ेगा। ये क्यों होता था? आज एक लेसन हुआ तो उसको कर लिया, कल दूसरा लेसन होगा तो उसको तो करेगा ही करेगा। पहला लेसन पहले पढ़ लेगा, फिर दूसरे लेसन को कंप्लीट करेगा। फिर तीसरे दिन तीसरा लेसन पढ़ाया गया, इसका होमवर्क करना है, तो पहले वो पहला और दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरे लेसन को होमवर्क में कर लिया। फिर चौथे दिन क्या होगा कि पहले दूसरे तीसरे को पढ़ लिया, फिर चौथे का होमवर्क कर लिया। और गजब की उसकी प्रवृत्ति थी, किसने उसको बताया था, मैं उसको 4th क्लास में मैंने देखा था। तो जैसे जैसे एनुअल एग्जाम की ओर बढ़ता था ना, उसका स्टडी टाइम बढ़ जाता, ठीक है। अच्छा, उसको हमने पूछा कि तुमको तो याद करता है कि भैया एक बार निगाह डाल लेते हैं, अब पढ़ना थोड़ी पड़ता है। अब पहले दिन पढ़ने में यदि 2 मिनट लगा तो बाद में उसको 3 सेकंड में पढ़ लेते हैं। देखे और समझ में आ गया कि ये समझ लिया, आगे बढ़ गया। समझ गए ना? तो ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है।
तो आप लोग भी यदि इसको अपनाते हैं कि पहले दिन पढ़ के रीडिंग दिया, दूसरे दिन फिर रीडिंग हुआ, तीसरे दिन फिर रीडिंग हुआ, बाद में जैसे ही आप वहां जाओगे तो ये तो हमको पता है, ये भी हमको पता है, आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन वो चीज एक बार आपके नजर से गुजरेगा जरूर। तो ये वाला अभ्यास यदि हो जाए तो हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हम ज्यादा सीख पाएंगे, ऐसा कह आगे बढ़ लेते हैं कि ईशान्यो मम भविता न वेति लग्ने स्वरस्य यदि केंद्रे नो भवति मुच्चिलम षष्ठ्यास्तयपतिभ्याम तदा नान्यः बक्री व अन्येन समम लग्नपति सहज वम संस्थेन कुरुते यद इत्थसालम तदा अन्यनाथो भवेत प्रस्तुः लग्नपतो केंद्रस्थे रिपु दृष्टया क्रूरवीक्षिते पुण्ये रवि रश्मि गते अथ भवेद्याव जीवम च नान्यपति। नौकरी बदलेंगे कि नहीं, आजकल ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विश्वजीत को बड़ा रोज इस प्रश्न से टकराना पड़ता होगा कि बताइए गुरुजी कि नौकरी बदलाएगा हमारा कि नहीं, परिवर्तन होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको दास्तां के संबंध में भृत्य आदि, मतलब जो नौकर है, जो दास है, हम लोग नौकर हैं, दास हैं, ठीक है ना, तो उस संबंध में प्रश्न आता है। तो हम यहाँ हमारा मालिक बदलेगा या नहीं, इसको दो जगह पे लगाएंगे। वर्तमान समय के प्रश्न में कहाँ कहाँ लगाएंगे? पहला है कि हमारा बॉस बदलेगा कि नहीं। प्रोजेक्ट बदलेगा तो बॉस बदल जाएगा। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट मिला, हो सकता है कि उसमें आपके बॉस बदल जाए। या नौकरी बदलेंगे तो हमारा ऑनर ही बदल जाएगा। तो वर्तमान समय में ये दोनों बातों को इसी प्रश्नों से हल करना, बॉस बदलेगा कि नहीं या एम्प्लॉयर बदलेगा कि नहीं। क्लियर हो गया? इस दो बातों को इसी से समझना है और इसको छठे स्थान से ही समझा जाता है, इसका ध्यान रखना है। तो हमारी अन्यत्र नौकरी होगी, हमारा कोई अन्य स्वामी होगा या नहीं होगा, इस प्रकार का प्रश्न आता है। लग्न स्वामी केंद्र में हो, छठे या 12वें स्थान के स्वामी के साथ इत्तिसाल न हो, तो अन्य स्वामी नहीं होगा, जहां है वहीं रहेंगे। इसका मतलब जहां है वहीं रहेंगे तो अच्छा है मेरे लिए। यहां जहां कोई भी कहता है ना, स्थिरता होनी चाहिए, नौकरी में स्थायित्व होना चाहिए। आजकल बदलते हैं लोग, कब तक बदलते हैं? 4 साल, 8 साल, 10 साल तक नौकरी बदलते हैं। 10 साल के बाद सोचते हैं कि अच्छी कंपनी पकड़ा गई है, अब इसी में जीवन काट लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टार्ट के 10 साल बदलते क्यों हैं? क्योंकि 5 लाख के पैकेज पे लगे थे, 25 लाख का पैकेज जाना है, 50 लाख का पैकेज पहुंचना है। तो जो 10 लाख दे रहा है आज 5 लाख के जगह 10 लाख मिल रहा है, 100 टाइम्स बेटर है, छोड़ के चले जाएंगे। कोई 10 लाख के बाद 15 लाख दे रहा है तो हम जो है उसके पास चले जाएंगे। तो इस तरह का जो है बात समझ में आएगी। तो हम नौकरी बदलते रहते हैं। तो आजकल नौकरी बदलना फिर भी अच्छा है, लेकिन हमको जो सीखना है उसमें लगने, यदि छठे और 12वें के स्वामी के साथ इत्तिसाल नहीं कर रहा हो तो हमारी नौकरी नहीं बदलेगी, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। जो पोजीशन है, जो मालिक है, जो बॉस है, वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा।
अब कहा जा रहा है कि यदि लग्न का स्वामी बकरी हो, तीसरे अथवा नौवें स्थान में स्थित ग्रह से इत्तिसाल करता हो, तो प्रश्नकर्ता का अन्य स्वामी होगा, ऐसा कहेंगे। तो यहां लग्नेश के बकरी हो जाने के कारण हमारे दिमाग में पूरा परिवर्तन का मन बन गया है, ये मान करके चलना चाहिए। पहला तो ये हो गया। क्या हो गया? लग्नेश बकरी हो गया। अब दूसरा, यात्रा की बात कौन करता है? एडवांस में आपको पढ़ाई में विदेश यात्रा या सामान्य यात्रा तीसरा और नवा करता है, सातवां भी यात्रा की बात करता है, लेकिन विशेष रूप से कौन करता है? तीसरा और नवा यात्रा की बात करता है। तो ऐसे में यदि लग्नेश तीसरे और नवे के साथ संबंध बना ले तो आपका परिवर्तन होगा ही, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि तीसरा और नवा स्थान आपको चलाएगा, एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आप जॉब चेंज करोगे ही करोगे। तो हम लोगों ने क्या समझा कि लग्नेश बकरी हो जाए तो मेरा मन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कहाँ से? जहां काम कर रहे हैं वहां से। इसीलिए हम जब बकरी ग्रह को पढ़ाते हैं एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, तो वहां बताते हैं ये कंडीशनल आंसर करता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात बताता है। अभी बताया कि रोग के संबंध में यदि ग्रह बकरी हो जाए तो रोगी पुनः रोगी हो सकता है, ठीक होने के बाद भी रोगी हो सकता है। और यहां बता रहा है कि यदि स्वामी, लग्न का स्वामी बकरी हो जाए तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक मालिक को छोड़ करके दूसरे मालिक के पास नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। यहां लिखा है यदि लग्न का स्वामी बकरी हो या तीसरे अथवा नौवें के साथ स्थित हो या इत्तिसाल करता हो, तो प्रश्नकर्ता का अन्य स्वामी होगा, वो नहीं रुकेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। लग्नेश का बकरी भी होना जरूरी है और तीसरे और नौवें के स्वामी के साथ ही या उस स्थान में या उसके साथ इत्तिसाल होना भी जरूरी है। आगे कहता है कि लग्नेश केंद्र में हो और चौथे स्थान के स्वामी को क्रूर शत्रु दृष्टि देखते हो, अथवा लग्न का स्वामी अस्त हो, तो जब तक जिए तब तक दूसरा स्वामी नहीं होगा, ऐसा कहेंगे। मतलब एक जगह ज्वाइन किए तो वहीं से रिटायर कर जाएंगे, और पहले एक के यहाँ नौकरी किया तो वहीं मरेंगे और दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। कैसे? लग्नेश कहाँ बैठा हो? केंद्र में। और कौन से स्थान में बैठा हो? चौथे स्थान में बैठा हो। और चौथे स्थान के स्वामी को मैंने चौथे में बैठा हो क्यों कहा? क्योंकि केंद्र में बैठा हो, 10वें 7वें में भी बैठा हो कह सकते हैं, लेकिन चौथे स्थान के स्वामी को क्रूर और शत्रु दृष्टि से देखते हो, या लग्न स्वामी अस्त हो। तो लग्न स्वामी अस्त हो जाए, चतुर्थ स्थान पीड़ित हो जाए, तो हमको अन्य किसी जगह सुख नहीं मिलेगा, जहां है वहीं पड़े रहेंगे, अन्य कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा हमारे जीवन में। ऐसे में कई लोग बेवकूफ टाइप के होते हैं, आप लोग देखते होंगे, वो जिसके यहाँ लग गया लग गया, थोड़ा दिमाग से कमजोर है, जो काम कर रहा है, अब उसी के यहाँ कर रहा है तो कर रहा है। लोग दूसरा कहेगा कि हम तुमको 100 रुपया फालतू देंगे, आ जाओ, कहेगा नहीं जाएंगे, यही ठीक है।
तो ऐसे में लग्नेश और चतुर्थेश, तो चतुर्थेश का विशेष रूप से पीड़ित होना, ये या लग्नेश का अस्त हो जाना, चतुर्थेश का अस्त हो जाना, ये बताता है कि आप एक ही मालिक के अंदर में पूरा जीवन काट लेंगे, दूसरा मालिक आपका नहीं होगा। आप एक ही जगह पे काम करके जिसको ज्वाइन किया उसी में आगे बढ़ेंगे और अंतिम तक वही काम करेंगे, दूसरा अन्य मालिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो क्या क्या बताया अनेजा, बताओ अन्य मालिक के संबंध में। आपने ये बताया कि नौकरी लग्नेश यदि छठे और 12वें के साथ इत्तिसाल नहीं कर रहा है तो नौकरी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, वहीं के वहीं रहेंगे। और आपने दूसरा बताया इसमें दोनों टर्म्स और कंडीशंस लगनी चाहिए, एक तो लग्नेश का वक्री होना और उसका तीसरे और 9वें के साथ संबंध होना या इत्तिसाल होना। ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि वो वहीं का वहीं रहेगा। और तीसरा, नहीं ना, ऐसे कंडीशन में नौकरी बदल हाँ, जाएगा। नौकरी बदल जाएगा। और आपने तीसरा बताया है कि मालिक जैसे लग्न पीड़ित हो गया या लग्न अस्त हो गया या लग्न और चतुर्थ पीड़ित हो गया या चतुर्थ अस्त हो गया तो भी वो वहीं का वहीं रहेगा, आजीवन वहीं नौकरी करेगा। मतलब लग्न और ऐसे चतुर्थ। में आजीवन शब्द लगाना जरूरी है, आजीवन एक ही जगह काम करेगा। जी, तो इसमें मुख्य रूप से लग्न लग्न और चतुर्थ का पीड़ित होना जरूरी है। जी ठीक है, तो हम लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग, श्लोक संख्या 71 समाप्त हुआ। आगे बढ़ेंगे 72 को। अब मन में जो प्रश्न है वो करने का प्रयास करें। प्रणाम सर। रवि कुमार जी बताएं। जी सर। सर दो प्रश्न हैं। एक तो आपने जो रोगी के संबंध में बताया था, सूर्य का और एट द्वादशांश, सूर्य के द्वादश द्वादशांश में। द्वादश, तो अब सर इसमें कुछ 6-7 सूत्र आपने बताए हैं। तो ऐसा भी जी, हो सकता है कि एक सूत्र लग रहा हो और दूसरा सूत्र नहीं लग रहा हो, या फिर कोई उसका नेगेटिव सूत्र लग रहा हो, तो उस केस में हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे सर? जो सूत्र प्रभावी हो, प्रभावी का मतलब है ज्यादा प्रभाव रखता हो, उसके आधार पर रिजल्ट बता देंगे। तो अगर एक सूत्र भी लग रहा है जिसमें बोल सकते हैं कि भी रोगी नहीं बचेगा। हाँ, लग्नेश अष्टमेश में परिवर्तन हो गया और रोगी नहीं बचेगा। ठीक है। और अब जैसे इसमें सर दूसरा हो गया, सूर्य के द्वादशांश में है, तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि नहीं बिल्कुल बच। कहेगा कि रोगी नहीं बचेगा, लेकिन ये हमको याद कब तक रहेगा, ये ना समस्या है। लिखे रखना पड़ेगा सर। और हाँ, कोई। मतलब मैंने वही कहा, इसीलिए थोड़ा सा सूत्र बताया आपको कि लोग कैसे याद रखते हैं। ये कैसे याद रहेगा कि लग्नेश चतुर्थ में और चंद्रमा के साथ इत्तेसाल हो तो रोगी समाप्त। ये किसी को बोलेंगे तो कहेगा कहाँ से बेवकूफ आ गया। जी सर। लग्नेश चतुर्थ में है, केंद्र में है, चंद्रमा के साथ इत्तेसाल है, लग्न फूलेगा फलेगा बढ़ेगा। ये कह रहा है मर जाएगा। अरे हम नहीं कह रहे भाई, शास्त्र में लिखा है मर जाएगा, और इस पे कोई कंट्रोवर्सी भी पैदा नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे श्लोक के अंशों को छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं। लेकिन आप लोगों को, मतलब सभी लोग समझदार हो, आपको जो भी इसमें से लगे कि इसको लेने से और रटने से बहुत फायदा नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। अभी भारत में वो, क्या नाम है उनका, पहले आते थे टीवी पे, हमारे हमसे झगड़ा भी हुआ था उनका, दीपक कपूर। उसके प्रश्न शास्त्र के भी पुस्तक निकाले उसने, और उसने क्या किया कि वीबी रमन को कॉपी कर लिया। आजकल तो पुस्तक निकालने वाले कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमारे कई सारे वाक्यों को लोगों ने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमको ज्यादा इन सब बातों में नहीं पड़ना कि नाम भी कमाना है पैसा भी कमाना है, ठीक है ना, ये सब नहीं पढ़ना है। इसीलिए अपना आराम आराम से कार्यक्रम चलते रहता।
तो हमने आप लोगों को जो विधि बताई है ना, उस विधि को अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा याद भी रह जाएगा कि लगने से सूर्य के द्वादशांश में हो तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ये कौन याद रखेगा? अब अगर आप पूछ लीजिएगा कि चंद्रमा के द्वादशांश में हो तब क्या करेंगे सर? अरे नहीं होगी भाई, अन्य किसी ग्रह के द्वादशांश में होगा लगने तो मृत्यु नहीं होगी। यहां तक कि अष्टमेश के भी द्वादशांश में हो तो मृत्यु नहीं होगी, सिर्फ सूर्य के द्वादशांश में ही मृत्यु होगी। क्योंकि यहाँ हमको अलग से कोई विषय समझने के लिए नहीं दिया गया, एक लाइन में आंसर दे दिया गया। इस चीज को समझना है। चलिए ठीक है, कुमार सर। प्रवीण। सर एक और बार एक हाँ और हाँ 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 बोलिए। सर, दूसरा प्रश्न अभी जो आपने लास्ट जो सूत्र बताया कि अगर लग्नेश केंद्र में हो, 1 4 7 10 में हो, और चतुर्थ का स्वामी अगर दुष्प्रभाव में हो या मेलेफिक से अफ्लिक्टेड हो, तो जीवन पर्यंत नौकरी नहीं बदलेगी। इसमें सर बट प्रश्न शास्त्र में तो हम बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए वो वैलिड है, तो फिर उसको हम कैसे समझें? नहीं नहीं, ये प्रश्न वैलिड 1 साल के लिए है। यहाँ नौकरी बदलेगी, हम अपना मालिक बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, इसका इफेक्ट पूरे जीवन काल पे हो सकता है, ठीक है ना। इसको उसके वैलिडेशन से अभी तत्काल मतलब नहीं है, वो यही नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है अभी वर्तमान समय में मेरा नौकरी बदलेगा तो उसके लिए हम 1 साल वैलिड कर सकते हैं। जी सर। लेकिन बात को पूरा समझ लीजिएगा, लेकिन यदि हमारे विषय में जो बताया गया कि बदलेगा कब, जब तृतीय षष्ठेश और द्वादशेश के साथ इत्तिसाल कर ले तो हमारा मालिक बदलेगा और बदलता रहेगा, ये हमारा नेचर होगा, ऐसा हमारा जॉब करने का तरीका होगा। बात समझ में आ गया आपका? और यदि चतुर्थ स्थान के ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश अस्त हो, तो ऐसे स्थिति में हमको कोई और रास्ता ही नहीं मिलेगा। हम जहां गए वहीं पड़े हुए रहेंगे, तो वहां लाइफ टाइम रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 1 साल के वैलिडिटी को दूर कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। कुछ एक ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ की मान लीजिए विवाह करेंगे तो जीवन भर उसका साथ निभाएंगे ना। विवाह 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो हुआ नहीं है। तो कुछ प्रश्नों में आपको ये जवाब अनंत तक जाके दे दिया जा सकता है, टिल लाइफ दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्नों का जवाब जो है वो 1 साल के भीतर ही बताना उचित होता है। धन्यवाद सर। जी प्रणाम। जी मुझे प्रवीण जी छोटे बोलिए। छोटे 2 क्वेश्चन है, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, आपने जो ये सूर्य का दंश बताया इसको इतनी बार रिपीट करके कह देगी याद नहीं रहेगा, तो जब भी आपकी बात याद आएगी तो शायद याद आ जाए ये वाला पॉइंट कि सूर्य के द्वादश, क्योंकि आप तो आपने इतना अच्छा कर दिया सर बात बोल बोल के, तो मुझे लगता नहीं कि ये छोटा सा पॉइंट जो है मेमोरी से जाएगा। दूसरा सर छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर लग्नेश बकरी होके तीसरे और नौवे से संबंध बना रहा है या इस साल कर रहा है, तो मतलब जो है नौकरी बदलनी तय है, तो वो लग्नेश कहीं भी बैठा हो या उसकी पोजीशन मैटर नहीं करेगी? कहीं भी बैठा हो। उनका सवाल ये है सर, जैसे नौकरी बदलने में हो रहा है तो अगर किसी कंपनी में इंटर ट्रांसफर होता है दूसरी उस पे जाता है तो भी बॉस तो बदल जाएगा, तो उसको भी इसी से तो देखेंगे? तो भी तो भी आपको इन्वॉल्वमेंट तीसरे और नवे में से किसी का दिख जाएगा। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो ट्रांसफर होते हैं वो भी इसी से देखेंगे फिर सर? जी बिल्कुल, ट्रांसफर होंगे तो हमारे बॉस बदलेंगे, बहुत कुछ बदलेगा, तो वहां भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर एक ही कंप्रोमाइजेज में बॉस बदल रहा है तब भी इसी से देखेंगे सर? जी बिल्कुल, यहाँ भी देख सकते थैंक यू। हैं। अनेजा। गुरुजी, ये वाला रूल तो समझ में आए जो आपने अभी बताए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो आपने हमें एपीए में पढ़ाए थे कि जो तीसरा छठा आठवां और 11वां भाव होता है, तीसरे और छठे से हम संघर्ष से चेंज देखते हैं, और आठवें और 11वां जो 10th का 11th है या लग्न का 11th है, इससे हम अपॉर्चुनिटी आगे से आएगी। तो क्या लग्न का संबंध इसमें नहीं देख सकते? ये सूत्र हम यहाँ फिट नहीं कर सकते प्रश्न नहीं, कुंडली में? ये सूत्र यहाँ फिट नहीं करते। ठीक है गुरुजी, वो इसमें हमारे मूड और गति की बात है। मूड का मतलब है कि नहीं रहना, बकरी हो गए। जी बात समझ में आया? जी गति का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, अर्थात तीसरा और नवा आ गया।
ठीक है नवा आ गुरुजी। गया तो ज्यादा दूर जा सकते हो, तीसरा आ गया तो कम दूर जा सकते हो। इसको हमने मतलब एक लोगों को इसी पे जवाब दे दिया था कि आप दिल्ली गुड़गांव नोएडा तो देखो ही मत, उसको सिकंदराबाद जाना पड़ गया। समझ गए, नौकरी मिली सिकंदराबाद जाना पड़ गया। तो ऐसा नहीं है, बात सही भी होता है। तो हमने कहा अगर तीसरे का संबंध होता तो दिल्ली गुड़गांव नोएडा में नौकरी हो सकती थी, नवे जी। का संबंध है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ये सब अपने दिमाग से प्रयोग करेंगे आगे, ठीक है ना। और और बताओ। और गुरुजी मतलब सातवें का हम यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मानेंगे? नहीं दिया तो नहीं मानेंगे, क्यों माने। और देखो गुरुजी जितना जितना दिया ना उतना ही याद रख लो, तो यही बहुत, एक्स्ट्रा खींचने का प्रयास मत करना। समझ जी। गए ना। और वो गुरुजी समझो, बात समझो। बम में काले पीले हरे ब्लू कितने तरीके का तार होता है, वो जो पान के जाता है वो बड़ा डर डर के एक तार काटता है। समझ गए ना। तो प्रश्न लग्न में भी हमको अलग से झोल नहीं पाल लेना है। कोशिश करना है कि हम एक लीक पकड़ लें और उस पर चल के जाके उसको रिजल्ट दे दें। जितना जी। खींचोगे, इसको भी पकड़ लिया उसको, उतना ही आप मैटर से दूर हो जाओगे और रिजल्ट नहीं दे पाओगे, न खुद संतुष्ट रहोगे न सामने वाले को संतुष्ट कर पाओगे। तो गुरुजी अगर ये देखना हो कि चेंज अच्छा होगा नौकरी में या नहीं होगा, तो फिर उसको कैसे समझेंगे इसमें प्रश्न वैसे को? में इस संबंधों के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो चेंज अच्छा होगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है। ये तो अपने मर्जी से देखो, क्या दिक्कत है। जी भाटिया जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे अब डर लग रहा है भारती ने मेरे जैसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं पूछूं कि नहीं। गुरुजी मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली आई कि और हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने कोई प्रश्न कर लिया, मैंने उसका आंसर प्रश्न कुंडली से देख लिया और उसको मैच अगर हम उसकी ओरिजिनल कुंडली से करें तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? ना ना, सही है। कहा जाता है कि यदि ओरिजिनल कुंडली हो तो प्रश्न कुंडली से जवाब देना ही नहीं चाहिए। 99% तक ओरिजिनल कुंडली से ही जवाब दें। 1% में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां आपके लिए डिफिकल्ट होगा लग्न पत्रिका से जवाब देना, तो उसके लिए प्रश्न पत्रिका का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन लेकिन इस चीज को हम अगर जैसे आजकल हम प्रश्न कुंडली पढ़ रहे हैं तो मन में प्रश्न रहता है कि किसी ने सवाल पूछा तो पहले प्रश्न कुंडली से उसका हल निकालो, और उसकी हाँ, कुंडली हमारे पास है तो हम उसको उससे मैच करने का प्रयास करते हैं। नहीं समय ठीक जरूर करते हैं, लगता है अच्छा है, हमारा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, आप कीजिए ना ऐसा प्रयास, में अगर सफलता मिलती है तो और भी बेहतरीन बात है। जी। जब लोग नारी ज्योतिष, नाड़ी वैदिक ज्योतिष भृगु सब। अब सबको मिला करके जवाब दे रहा है, कहता है कि हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो हम लोग प्रश्न को और लग्न पत्रिका में क्यों नहीं कॉम्बिन, और हमने पहले ही बताया कि जो वर्ष पत्रिका है वो बिना लग्न पत्रिका के संयोग के चलता नहीं। और हमारा जी। जो प्रश्न पत्रिका का भी ज्ञान है, इसका भी बहुत सारा ज्ञान हमारे लग्न पत्रिका से ही उठ के आता है। लेकिन बहुत कुछ चीजों को कहीं छोड़ना पड़ता है, कहीं पकड़ना पड़ता है। ट्रांसफर के लिए, परिवर्तन के लिए तीसरा नवा पकड़ लिया, लेकिन हमने छठा और आठवां छोड़ा हुआ है, क्योंकि जी। उस समय छठे आठवें से हमारा अच्छा चेंज और बुरा चेंज है। वो छठा और 11वां लिया था मैंने इस लग्न कुंडली में, दशम से और लग्न से छठा 11वां, छठा 11वां लिया था। छठे से चेंज होगा तो अच्छा नहीं, 11वें से चेंज होगा तो अच्छा। यहाँ हमारा चेंज क्या है कि गति मिलेगी। गति कौन देगा? तीसरा और नवा देगा। ये हमने वहां भी पढ़ा हुआ है, तीसरा और नवा। ठीक है ना। हम पागल हो जाएंगे तो छोड़ेंगे। अच्छा, बहुत लोगों को देखेंगे अच्छी नौकरी थी छोड़ के दूसरे जगह चला गया, क्यों? वहां बॉस से पटता नहीं था, रोज परेशानी होती है। हटाओ झंझट, 2 पैसा कम कमाएंगे, शांति से जिएंगे। अच्छा नौकरी छोड़ के खराब नौकरी पकड़ लेता है। तो लग्न का वक्री हो जाना, इट मीन्स कि हमारे दिमाग में ये बैठ जाना कि किसी भी सूरत में नौकरी बदलनी है। अगर वैसे संयोग में तीसरे और नवे का सहयोग मिल जाए तो बदला ही जाएगा। ठीक है ना, कोई नहीं रोकेगा। और कोई प्रश्न भाटिया जी? जी मैं इसलिए पूछ रही थी, और आई थिंक संजना भी इससे अग्री करेगी। जो हम लोगों का ग्रुप है गुरुजी, हम कुंडली पहले लग्न से देखते हैं, फिर उसमें जेमिनी भी देख लेते हैं, फिर वर्षफल भी देख लेते हैं,
फिर जो प्रश्न आया उससे भी देख लेते हैं, तो वो एक कंकॉक्शन बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये नोटिस किया कि उसमें सही निकल के आता है। जैसे हुआ है ना यार, इसका जेमिनी भी देख लो, जेमिनी में क्या बता रहा है, प्रश्न में क्या बता रहा है, वर्ष में। तो ये क्या ये सही है या हम लोग अपने सही दिमाग है, की दही लेकिन करके आप जेमिनी में पराश्री नहीं घुसाएंगे, नहीं पराश्री वो में ताजिक नहीं घुसाएंगे, ये क्लियर रहना चाहिए। जी वो क्लियर रहता है गुरुजी। हाँ। लेकिन हम लोग 4-5 मतलब उसमें विधाओं को लगाकर वो एक मट्ठा बना लेते हैं, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट सही आता है हम ना लोगों ना, को। बिल्कुल सही आएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें, ठीक है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। हाँ, राम राम। संजीना। गुरुजी, कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा, तो इसको हम कैसे देखेंगे? डॉक्टर बदल दो, अच्छा। ठीक है। ये तो सिंपल है। नंबर 1 है, बुध का प्रभाव लग्न लग्नेश चंद्रमा के ऊपर होगा, समझ रहे हो ना? तो इससे हमको रोग पकड़ने में दिक्कत आएगी। क्यों? कि बुध जो है ना त्रिदोष के कारक ग्रह है, तो इसकी वजह से आपको रोग पकड़ने नहीं देगा, ठीक है। चलो, और कोई प्रश्न है क्या कुमार जी प्रवीण? जी सर, जैसे इसमें जहाँ जहाँ पे इस साल लिखा रहता है, तो वहां पे हम इस साल की जगह पराश्री संबंध भी समझ के चलें साथ साथ, या इस साल है तो इस साल ही मान के चलें? नहीं भाई, सारे संबंध मान के चलो ना, मैंने कब मना किया? उसमें मतलब आंसर देने में कोई वो नहीं आएगी, मतलब ठीक ना जाएगा। ना, कुछ नहीं, बिल्कुल। और जैसे एक सर उसमें इस बताया। साल बाद में आया है, पहले तो संबंध ही आए हैं, ठीक है जी ना? सर। जी मुर्गी से पहले अंडा या अंडा से पहले मुर्गी, यही प्रश्न हो गया है। जी जी। नहीं, जैसे आपने उसमें बताया था चतुर्थ में चंद्रमा, वो चतुर्थ में लग्नेश और चंद्रमा इस साल कर रहा हो, तो अगर चंद्रमा हाँ चतुर्थ में बैठा है उसके साथ, तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी बिल्कुल उसकी। हाँ, बिल्कुल। और तो सर इसमें जी एक ही छोटा सा क्वेश्चन है सर। ये जो लास्ट वाला था जिसमें कि वो जो मतलब उसका मालिक परिवर्तन ही नहीं होगा, तो उसमें चतुर्थ पीड़ित बताया है। लेकिन अगर हम पराशरी की उससे देखें चतुर्थ पीड़ित है, इसका मतलब फिर तो चेंज दिखाता है सर, चतुर्थ अगर बहुत पीड़ित हो तो। अब हम लोग नहीं कहेंगे ना, चतुर्पीढ़ी पे चेंज नहीं बोलेंगे, ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। जून में, क्योंकि जून कल से आ जाएगा, हम लोगों के पास समय कम है। तो अगर ये 23 जून तक क्लास फिनिश नहीं होता है, तो या पूरे जून तक क्लास फिनिश नहीं होता है, तो हमको इसको दूसरे डेज में शिफ्ट करना पड़ेगा, सैटरडे सैटरडे में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, ओ, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी।